जेनरिक ड्रग्स दवाएं सुर्खियों में क्यों? हाल ही में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने सभी डॉक्टर्स को केवल जेनरिक दवाएं लिखने के लिए अलर्ट जारी किया था। जेनरिक दवाओं के बारे में। जेनरिक दवाएं वस्तुतः ब्रांडेड दवाओं के समान होती हैं। एक जेनरिक दवा ब्रांडेड दवा के समान ही कार्य करती है और उसी के समान चिकित्सीय लाभ भी प्रदान करती है। ये दवाएं खुराक, सुरक्षा, प्रभाव, प्रयोग के तरीके, गुणवत्ता, प्रदर्शन, विशेषताओं और इच्छित उपयोग के मामले में ब्रांडेड दवाओं के समान होती है। किसी ब्रांडेड दवा का पेटेंट आवेदन करने की तारीख से 20 वर्ष बाद होने के बाद इसका जेनरिक दवा बनाया जा सकता है। हालांकि भारतीय पेटेंट अधिनियम 1970 के तहत अनिवार्य लाइसेंस का प्रावधान किया गया है। इस प्रावधान के अंतर्गत किसी भी तात्कालिकता के दौरान सहमति के बिना भी दवा का निर्माण किया जा सकता है। ब्रांडेड दवाओं और जेनरिक दवाओं के बीच अंतर। ब्रांडेड दवाएं पेटेंट संरक्षित, जेनरिक दवाएं पेटेंट से बाहर। कीमत। ब्रांडेड दवाएं महंगी और जेनरिक दवाएं ब्रांडेड दवाओं से सस्ती। उपस्थिति। रंग, आकृति और आकार के अनुसार। ब्रांडेड दवाओं का उत्पाद के विकास के दौरान डिजाइन के माध्यम से विशेष रूप दिया जाता है। जेनरिक दवाएं ब्रांडेड दवाओं की तुलना में अलग रूप रखना अनिवार्य होता है। विनिर्माता नवोन्मेषक कंपनी द्वारा विनिर्मित और विकसित। जेनरिक दवाएं कई फार्मास्यूटिकल उद्योग निर्माण करते हैं। उदाहरण। ब्रांडेड दवाएं क्रोसिन। जेनरिक दवाएं पैरासीटामोल। भारत में जेनरिक दवाओं का विनियमन। भारतीय चिकित्सा परिषद व्यावसायिक आचरण, शिष्टाचार और नैतिकता विनियम 2002। इसके तहत यह निर्धारित किया गया है कि प्रत्येक डॉक्टर को जेनरिक नाम वाली दवाओं को स्पष्ट रूप से तथा संभवतः बड़े अक्षरों में लिखना चाहिए। साथ ही डॉक्टर यह भी सुनिश्चित करेगा कि दवाओं का प्रिस्क्रिप्शन व उपयोग तर्कसंगत हो। नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 या स्टेट मेडिकल काउंसिल या नेशनल मेडिकल कमीशन के एथिकल एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड को यह शक्ति देता है कि वे डॉक्टर के द्वारा किसी प्रकार का उल्लंघन करने पर उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकते हैं। औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम 1945 में संशोधन। इन नियमों में संशोधन के जरिए समान नाम वाले एकल सक्रिय संघटक युक्त दवा के उत्पादन हेतु लाइसेंस प्रदान करना अनिवार्य किया गया है। भारतीय औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड DTAB यह बोर्ड फार्मेसी दवा की दुकानों को मरीजों को जेनरिक दवाएं बेचने की अनुमति प्रदान करता है, भले ही चिकित्सक द्वारा प्रिस्क्रिप्शन में दवा के ब्रांडेड संस्करण का जिक्र किया गया हो। DTAB स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत दवाओं से संबंधित तकनीकी मामलों पर निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था है। जेनरिक दवाओं को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई पहलें। रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा 2008 में प्रारंभ की गई प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन PLI योजना। संबंधित घटनाक्रम। बायोसिमिलर। एक फार्मा कंपनी को बायोसिमिलर ट्रस्टुजुमैब कैंसर की दवा के विपणन के लिए CDSCO से अनुदान प्राप्त हुआ है। बायोसिमिलर एक ऐसी दवा है जो संरचना और प्रभाव में एक जैविक दवा जैसी होती है। जैविक दवा में किसी जीवित सूक्ष्मजीव का उपयोग किया जाता है, जैसे ईस्ट।
प्रक्रिया अत्यधिक विशेषीकृत। रोगों का अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण। सुर्खियों में क्यों? WHO की इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज 11 ICD-11 में अब मॉड्यूल 2 ICD-11 TM2 शामिल किया गया। अन्य संबंधित तथ्य। मॉड्यूल 2 को ICD-11 के पारंपरिक चिकित्सा पद्धति वाले चैप्टर में शामिल किया गया है। मॉड्यूल 2 में आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी चिकित्सा पद्धतियों से संबंधित डेटा एवं शब्दावलियों को सूचीबद्ध किया गया है। इसमें 500 से भी अधिक कोड शामिल हैं। इसमें संक्रामक बीमारियों जैसे मलेरिया के साथ साथ जीवन शैली से संबंधित बीमारियां जैसे अनिद्रा भी शामिल है। अनिद्रा भी शामिल है। रोगों के अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण। रोगों के अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण ICD-11 के बारे में। रोगों का अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण मानव रोगों और मृत्यु से संबंधित डेटा की व्यवस्थित रिकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग, विश्लेषण, व्याख्या तथा तुलना के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक है। इससे पहले ICD-11 में मॉड्यूल 1 शामिल किया गया था। इस मॉड्यूल में चीन में विकसित पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों की सूची दी गई है, जिनका अब जापान, कोरिया जैसे देशों में आमतौर पर उपयोग किया जाता है। ICD-11 का महत्व। रोगों इससे पहले ICD-11 में नहीं, ICD-11 का महत्व। इसमें उन निदान श्रेणियों की सूची दी गई है जिनके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध तुलना योग्य पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को संग्रह किया जाता है और रिपोर्ट की जाती है। यह पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा के मानदंडों और विकास मानक के साथ जोड़ता है। यह पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को बीमा कवरेज और संवितरण प्रणालियों के साथ एकीकृत करता है। पारंपरिक चिकित्सा के बारे में। यह उन ज्ञान, कौशल और पद्धतियों का योग है जिन्हें देशज तथा अलग अलग संस्कृतियों के लोग सेहतमंद बने रहने तथा शारीरिक एवं मानसिक बीमारी के निदान व उपचार के लिए पीढ़ियों से उपयोग करते रहे हैं। नेशनल आयुष मोरबिडिटी एंड स्टैंडर्डाइज्ड टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स नमस्ते पोर्टल। यह पोर्टल आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी चिकित्सा प्रणालियों के लिए मानकीकृत शब्दावलियाँ तथा विभिन्न बीमारियों को कोड प्रदान करता है। आयुष स्वास्थ्य सूचना प्रबंधन प्रणाली। यह आयुष स्वास्थ्य केंद्रों में स्वास्थ्य देखभाल वितरण प्रणालियों और रोगियों की देखभाल से संबंधित सभी कार्यों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए एक व्यापक सूचना प्रौद्योगिकी मंच है। गुजरात घोषणा पत्र। यह प्रथम WHO पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन 2023 का आउटकम डॉक्यूमेंट है। फूड फोर्टिफिकेशन। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSA ने खाद्य सुरक्षा और मानक खाद्य उत्पाद एवं खाद्य सहयोज्य संशोधन विनियम मसौदा विनियम 2011 के प्रावधानों को लागू किया। है। अन्य संबंधित तथ्य।
खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अधिसूचित किया था। अब फोर्टिफाइड चावल के दानों एफआरपी के निर्माण के लिए सूक्ष्म पोषक तत्वों की मात्रा से अधिक से संबंधित इस संशोधन विनियमों के प्रावधानों को लागू किया गया है। सूक्ष्म पोषक तत्वों में आयरन, विटामिन B9, फोलिक एसिड, विटामिन B12, साइनोकोबालामाइन शामिल हैं। फोर्टिफिकेशन के बारे में खाद्य पदार्थों या मसालों पूरक आहार में एक या अधिक सूक्ष्म पोषक तत्वों की मात्रा को कृत्रिम रूप से बढ़ाने की प्रक्रिया को फोर्टिफिकेशन कहा जाता है। इसे खाद्य सुरक्षा मानक खाद्य पदार्थों का फोर्टिफिकेशन विनियम 2018 के तहत विनिर्मित किया जाता है। राइस फोर्टिफिकेशन के बारे में राइस फोर्टिफिकेशन से तात्पर्य सामान्य चावल कस्टम मिल्ड राइस में 1:100 के अनुपात में एफआरके मिलाने से यह एफआरके FSSAI द्वारा निर्धारित सूक्ष्म पोषक तत्वों जैसे आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन B12 से युक्त होंगे। चावल के फोर्टिफिकेशन के लिए कोटिंग, एक्सट्रूजन और डस्टिंग तकनीकों का उपयोग किया जाता है। भारत में फोर्टिफिकेशन के लिए एक्सट्रूजन तकनीक का उपयोग किया जाता है। इस तकनीक में मिल्ड राइस को चूर्णित किया जाता है तथा उन्हें विटामिन और खनिजों वाले पूर्व मिश्रण के साथ मिलाया जाता है। लाभ कुपोषण से निपटने के लिए फोर्टिफिकेशन एक लागत प्रभावी तरीका है। यह क्रेटिनिज्म, गोइटर, घेंघा, थायरोटॉक्सिकोसिस, ब्रेन डैमेज को रोकता है तथा भ्रूण और नवजात के स्वास्थ्य में सुधार करता है। मुद्दे, चिंताएं। आयरन फोर्टिफाइड चावल उन रोगियों के लिए हानिकारक होने की संभावना है जिनमें पहले से ही आयरन की अधिकता है, जैसे थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित लोग। फोर्टिफाइड चावल को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई मुख्य पहलें। निम्नलिखित पहलों के तहत फोर्टिफाइड चावल का वितरण किया जा रहा है। सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 योजना। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत चावल के फोर्टिफिकेशन और उसके वितरण पर केंद्र प्रायोजित प्रायोगिक योजना आदि। फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थों की पहचान के लिए FSSAI ने +F लोगो जारी किया है। संबंधित घटनाक्रम। बायोफोर्टिफिकेशन खाद्य फसलों में पोषक तत्वों की ब्रीडिंग की प्रक्रिया है। इसे निम्नलिखित के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। कृषि विज्ञान पद्धतियों, मृदा का प्रत्यक्ष उर्वरीकरण शामिल है। ऐसे पारंपरिक ब्रीडिंग या जैव प्रौद्योगिकी आधारित विधियों जैसे आनुवांशिक इंजीनियरिंग और जीनोम संपादन आदि से। यह फोर्टिफिकेशन से इस मायने में कुछ अलग है कि फोर्टिफिकेशन फसल कटाई के बाद की एक विधि है। अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ UPF। अधिकतर अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ विविध खाद्य पदार्थों से प्राप्त वसा, स्टार्च, अतिरिक्त शर्करा और हाइड्रोजनीकृत वसा से बने होते हैं। कम शारीरिक गतिविधियां होने तथा UPF की अधिक खपत से मोटापा, मधुमेह और हृदय रोग जैसी बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है। ट्रांस फैट। सुर्खियों में क्यों? देश अब विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के ट्रांस फैट एलिमिनेशन वैलिडेशन प्रोग्राम के तहत आवेदन कर सकते हैं। ट्रांस फैट के बारे में। ट्रांस फैट
वनस्पति तेलों से उत्पादित असंतृप्त वसा है। इसे आमतौर पर मार्जरीन, कृत्रिम मक्खन और व्यावसायिक रूप से बेक किए गए या तले हुए खाद्य पदार्थों के निर्माण में उपयोग किया जाता है। ट्रांस फैट दो प्रकार के हो सकते हैं। प्राकृतिक रूप से उपलब्ध ट्रांस फैट कुछ डेयरी और मांस उत्पादों में ये प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस फैट वनस्पति तेलों में हाइड्रोजन मिलाकर उन्हें और अधिक ठोस बनाया जाता है। यह डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ, बेक किए गए खाद्य पदार्थ, खाना पकाने के तेल और स्प्रेड्स, जैम, पीनट बटर आदि में पाया जाता है। ट्रांस फैट लोगों में होने वाले गैर संचारी रोगों का प्रमुख कारण है। यह दिल के दौरे तथा हृदय की धमनियों के रोग की संभावना को बढ़ाकर मृत्यु के खतरे को बढ़ाता है। TFA को विनियमित करने के लिए उठाए गए कदम। WHO ने 2023 तक विश्व को ट्रांस फैट मुक्त बनाने के लिए रिप्लेस रणनीति अपनाई है। FSSAI ने खाद्य निर्माताओं के लिए पोषण संबंधी लेबल पर TFA की मात्रा का उल्लेख करना अनिवार्य कर दिया है। FSSAI का ईट राइट इंडिया मूवमेंट ट्रांस फैट से युक्त खाद्य पदार्थों के सेवन को हतोत्साहित कर रहा है। ट्रांस फैट को 2% तक कम करने का संकल्प, ट्रांस फैट मुक्त लोगों आदि। संबंधित विकास क्रम या सुर्खियाँ। प्रोटीन बाइंडर्स। FSSAI ने स्पष्ट किया है कि डेयरी उत्पादों में प्रोटीन बाइंडर्स या किसी भी अन्य एडिटिव्स को मिलाने की अनुमति नहीं है। प्रोटीन बाइंडर्स जैविक अनुसंधान अभिकर्मक है। ये नए खाद्य उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला के निर्माण के लिए एक विशेष लक्षित प्रोटीन से आबद्ध हो जाते हैं। प्रोटीन बाइंडिंग उत्पाद के प्रदर्शन को बढ़ा या घटा सकती है। प्रोटीन बाइंडिंग प्रोटीन बॉन्ड को पचाने की क्षमता को प्रभावित करती है। इस प्रकार यह दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन की जैविक और पौष्टिक वैल्यू को प्रभावित कर सकती है। मिल्क प्रोटीन यह आवश्यक अमीनो एसिड का एक अच्छा स्रोत है। संतुलित वसा ये मुख्य रूप से पशुओं से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थों जैसे मांस और डेयरी उत्पाद में पाए जाते हैं। वैसे ये अधिकांश तले हुए खाद्य पदार्थों और कुछ प्री पैक्ड खाद्य पदार्थों में भी हो सकते हैं। ये स्वास्थ्यप्रद नहीं होते हैं क्योंकि ये शरीर में LDL बैड कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाते हैं और हृदय रोग के खतरे को भी बढ़ाते हैं। नॉन शुगर स्वीटनर्स सुर्खियों में क्यों? WHO की अंतर्राष्ट्रीय कैंसर अनुसंधान एजेंसी ने आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले नॉन शुगर स्वीटनर्स एस्पार्टेम को संभवतः मनुष्यों के लिए एक कैंसरकारी तत्व के रूप में वर्गीकृत किया है। नॉन शुगर स्वीटनर्स के बारे में, इसमें बहुत कम या शून्य कैलोरी होती है। हालांकि ये अधिक कैलोरी वाली सामान्य चीनी और फलों के रस के सांद्रण की तुलना में प्रति ग्राम अधिक मिठास पैदा करते हैं। इन्हें कम कैलोरी वाले स्वीटनर्स, कृत्रिम स्वीटनर्स आदि के रूप में संदर्भित किया जाता है। इसका उपयोग खाद्य पदार्थों का फ्लेवर बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। इन्हें कृत्रिम रूप से रसायनों एवं प्राकृतिक अर्क से भी तैयार किया जाता है। इनका प्रयोग कई पेय पदार्थों और खाद्य पदार्थों जैसे फ्रोजन डेजर्ट, योगर्ट आदि में किया जाता है। LCS वाले खाद्य पदार्थों एवं पेय पदार्थों की पैकेजिंग पर कभी कभी चीनी मुक्त या चीनी मुक्त खाद्य का लेबल लगा होता है। भारत में कृत्रिम मिठास स्वीटनर्स के लिए के उपयोग किए जाने वाले पदार्थों के लिए दिशा निर्देश।
खाद्य सुरक्षा और मानक, खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक विनियमन 2011। FSSAI ने भारत में खाद्य पदार्थों में कृत्रिम मिठास पैदा करने हेतु सैकरीन, सोडियम, एस्पार्टिम, सल्फेम, पोटेशियम, सुक्रालोज, नियोटेम जैसे कई पदार्थों के उपयोग को मंजूरी दे दी है। अलग अलग प्रकार के नॉन शुगर स्वीटनर्स। एस्पार्टिम यह डाइपेप्टाइड का मिथाइल एस्टर है। यह मुख्य रूप से 2 एमिनो एसिड से बना है। ये एस्पार्टिक एसिड और फेनिल एलनिन है। यह हेटेरोडीमर जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स से बंधन बनाता है, जिससे मनुष्यों को मिठास का अनुभव होता है। ऐसे सल्फेम के इनका निर्माण एसिटिक एसिड से किया जाता है। इनका उपयोग कई गैर चिकित्सीय उत्पादों में किया जाता है। लियोटेम इसे एस्पार्टेम से तैयार किया जाता है और इसका उपयोग सामान्य रूप से खाद्य पदार्थों में स्वीटनर और उनके फ्लेवर को बढ़ाने के लिए किया जाता है। सुक्रालोज यह 0 कैलोरी वाला एक कृत्रिम स्वीटनर है। इसका निर्माण चीनी से एक बहुचरणीय रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है। सैकरीन यह सुक्रोज से लगभग 300 गुना मीठा है। सोर्बिटोल यह एक पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल है और इसका उपयोग कई ओरल मेडिसिनल लिक्विड में मिठास लाने के लिए किया जाता है। मोंक फ्रूट, लुहानगुओ, सिरिटिया, ग्रास वेनोरी इसे दक्षिणी चीन की स्थानीय पादप प्रजाति के फलों से बनाया जाता है। यह सामान्य चीनी से 100 से 250 गुना अधिक मीठा होता है। स्टीवियोल ग्लाइकोसाइड्स यह दक्षिण अमेरिका के कुछ भागों में पाए जाने वाले पौधे स्टीविया रेबाउडियाना बर्टोनी की पत्तियों से प्राप्त किया जाने वाला प्राकृतिक घटक है और आमतौर पर स्टीविया के नाम से जाना जाता है। यह सामान्य चीनी से 200 से 400 गुना अधिक मीठा होता है। थोमैटीन इसे थोमैटोकोकस डेनियली पश्चिमी अफ्रीकी कैटेम्प फल के फल से बनाया जाता है। यह अत्यधिक मीठे मौलिक प्रोटीन के समूह में शामिल है। इसका उपयोग निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में स्वीटनर के रूप में किया जाता है। आइसक्रीम, बेकरी आइटम्स, आलू आधारित और इसी के जैसे स्नैक्स और नाश्ते में खाए जाने वाले अनाज, वाइन और अन्य किण्वित या आसुत पेय पदार्थों में। कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन सुर्खियों में क्यों? कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन ने मिलेट्स पर वैश्विक मानकों के लिए भारत के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इन मानकों में रागी, सावा, कोदो, मिलेट, चीना और कुटकी के लिए मानकों को समूह मानक के रूप में शामिल किया गया है। अन्य संबंधित तथ्य ये समूह मानक खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण ने निर्धारित किया है। ये मानक 15 प्रकार के मिलेट्स के लिए नमी की मात्रा, यूरिक एसिड की मात्रा जैसे 8 गुणवत्ता आधारित मापदंड निर्धारित करते हैं। कोडेक्स के पास वर्तमान में ज्वार और बाजरे के लिए मानक हैं। इसके अलावा कोडेक्स कमेटी ऑन स्पाइसेस एंड culinary हर्ब्स का 7वां सत्र कोच्चि में आयोजित हुआ।
इस सत्र में 5 मसालों अर्थात छोटी इलायची, हल्दी, जूनिपर बेरी, ऑल स्पाइस और स्टार एनीज चक्र फूल के लिए गुणवत्ता संबंधी मानकों को अंतिम रूप दे दिया गया है। CCSH ने इन मानकों को कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन को भेज दिया है, साथ ही उन्हें पूर्ण कोडेक्स मानकों के रूप में अपनाने की सिफारिश भी की है। कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन के बारे में, इसकी स्थापना 1963 में हुई थी। यह एक अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मानक निर्धारक निकाय है। इसकी स्थापना विश्व स्वास्थ्य संगठन और खाद्य एवं कृषि संगठन AFAO ने संयुक्त रूप से की है। WTO का SPS 3 अंतर्राष्ट्रीय मानक निर्धारक संगठनों को मान्यता देता है, जिन्हें 3 सिस्टर्स के रूप में जाना जाता है। खाद्य सुरक्षा के लिए कोडेक्स, पादप स्वास्थ्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय पादप संरक्षण अभिसमय, पशु स्वास्थ्य के लिए विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन। इसका मुख्यालय रोम, इटली में है। भारत सहित इसके 189 सदस्य हैं। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की रक्षा करना और खाद्य पदार्थों के व्यापार में उचित व्यवहार सुनिश्चित करना है। कोडेक्स एलिमेंटेरियस कैक द्वारा अपनाए गए मानकों, दिशा निर्देशों और कोड्स ऑफ प्रैक्टिस का एक संग्रह है। कोडेक्स एलिमेंटेरियस को फूड कोड भी कहा जाता है। कोडेक्स मानक स्वैच्छिक है। WTO का सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी उपायों के उपयोग पर समझौता कोडेक्स मानकों को मान्यता देता है। अंग और उत्तक प्रत्यारोपण, सुर्खियों में क्यों? राष्ट्रीय अंग और उत्तक प्रत्यारोपण संगठन नोटो ने कैश फॉर किडनी रैकेट के आरोपों की जांच के आदेश दिए। नोटो के बारे में, अंग प्रत्यारोपण से जुड़े कार्यों में समन्वय और नेटवर्किंग की सुविधा प्रदान करता है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। अंग और उत्तक प्रत्यारोपण के बारे में, प्रत्यारोपण का एक शल्य प्रक्रिया है जिसके तहत किसी अंग, उत्तक या कोशिकाओं के समूह को दानकर्ता के शरीर से निकालकर प्राप्तकर्ता के शरीर में प्रत्यारोपित किया जाता है। साथ ही इसमें एक ही व्यक्ति के शरीर में किसी अंग को एक स्थान से हटाकर किसी दूसरे स्थान पर प्रत्यारोपित करना भी शामिल है। अंग प्रत्यारोपण सामान्यतः किडनी, लीवर, हृदय, फेफड़े, अग्नाशय, आंत आदि का अंग प्रत्यारोपण होता है। उत्तक प्रत्यारोपण, इसमें कार्निया, आँख, त्वचा, हड्डी, हृदय, वाल्व, रक्त वाहिकाएं आदि का प्रत्यारोपण किया जाता है। एक ही व्यक्ति के शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ऊतकों के प्रत्यारोपण को ऑटोग्राफ्ट कहा जाता है। उदाहरण के लिए स्किन ग्राफ्ट। ग्रहणशीलता, यह दानकर्ता और प्राप्तकर्ता की प्रतिरक्षा प्रणालियों के मध्य समानता के स्तर पर निर्धारित होती है। उदाहरण के लिए मानव ल्यूकोसाइट एंटीजन, रक्त समूह का मिलान आदि। कानूनी फ्रेमवर्क, अंग प्रत्यारोपण को कानूनी मान्यता प्रदान की गई है। इसे मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 के तहत विनियमित किया जाता है। इसमें जीवित और ब्रेन स्टेम डेड दानकर्ताओं को अंग दान की अनुमति दी गई है। 2011 में संशोधित अधिनियम को मानव अंगों और ऊतकों का प्रत्यारोपण अधिनियम थोट्टा 2011 कहा गया है। मानव अंग और ऊतक प्रत्यारोपण नियम 2014। राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण कार्यक्रम, इस योजना को वर्तमान में 2021-22 से 25-26 की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है। यह अंग और ऊतकों को दान करने और उसका प्रत्यारोपण करने के लिए एक राष्ट्रीय रजिस्ट्री तैयार करता है तथा इसका रखरखाव करता है। अंग दान से जुड़े तथ्य।
भारत में अंग दान कौन कर सकता है? जीवित दानकर्ता, 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति अंग दान कर सकता है। मृत दानकर्ता, यदि मृतक की आयु 18 वर्ष से कम है तो माता पिता में से किसी एक या माता पिता द्वारा अधिकृत किसी करीबी रिश्तेदार की सहमति आवश्यक है। यदि मृतक की आयु 18 वर्ष से अधिक है तो इसके निकटतम रिश्तेदार या मृतक के वैध उत्तराधिकारी की सहमति आवश्यक है। इस साल की शुरुआत में सरकार ने संशोधित राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण दिशा निर्देश जारी किए थे। इसमें शामिल कुछ मुख्य दिशा निर्देश निम्नलिखित हैं। 65 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को मृत दाताओं से अंग प्राप्त करने की अनुमति दी गई है। अंग प्राप्तकर्ता के रूप में पंजीकरण करवाने के लिए अधिवास की पात्रता को हटा दिया गया है। आदि जेनो ट्रांसप्लांटेशन में किसी पशु से जीवित कोशिकाओं, ऊतकों या अंगों को मानव में ट्रांसप्लांट, इम्प्लांट या इन्फ्यूजन किया जाता है। इसमें शामिल है किसी पशु की जीवित कोशिकाएं, ऊतक या अंग, शारीरिक तरल पदार्थ, कोशिकाएं, ऊतक या अंग, किसी अंग जिन्हें जीवित पशु कोशिकाओं, ऊतकों या अंगों के नमूनों से लिया गया हो। जेनो ट्रांसप्लांटेशन के तहत सूअरों को इसलिए प्राथमिकता दी जा रही है क्योंकि यह अधिक बच्चों को जन्म देती है और वे जल्दी ही बड़े भी होते हैं। साथ ही इन्हें आनुवंशिक रूप से संशोधित करना तुलनात्मक रूप से आसान है और इनसे संक्रमण फैलने की संभावना भी कम होती है। जेनो ट्रांसप्लांटेशन उत्पादों के संभावित उपयोग: डॉलर सूअर, जल गई त्वचा की जगह सूअर की त्वचा, किडनी फेलियर होने पर सूअर की किडनी का प्रत्यारोपण, मधुमेह रोगियों में सूअर के पैंक्रियाटिक आइलेट का प्रत्यारोपण, प्राप्तकर्ता मानव। ई सिगरेट्स सुर्खियों में क्यों? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने के अनुसार बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और उन्हें ई सिगरेट का सेवन करने से रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है। ई सिगरेट के बारे में भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध, उत्पादन, विनिर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, बिक्री, वितरण, भंडारण और विज्ञापन पर रोक अधिनियम 2019 पारित किया है। यह कानून ई सिगरेट के उत्पादन, विनिर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, बिक्री, वितरण, भंडारण और विज्ञापन पर रोक लगाता है। इस अधिनियम की धारा 3 के तहत इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट या ई सिगरेट को परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार यह एक उपकरण होता है जिसमें तरल पदार्थ गर्म होकर एरोसॉल उत्पन्न करता है। इस एरोसॉल को उपयोगकर्ता श्वास द्वारा ग्रहण करता है। ये ई तरल पदार्थ निकोटीन युक्त या निकोटीन रहित हो सकते हैं। इसमें सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीवरी सिस्टम, हीट नॉट बर्न उत्पाद, ई हुक्का आदि शामिल होते हैं। हालांकि इसमें ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के तहत लाइसेंस प्राप्त कोई भी उत्पाद शामिल नहीं होते हैं। ई सिगरेट में पाए जाने वाले हानिकारक तत्व: निकोटीन, स्वाद बढ़ाने वाला डायएसिटिल, वाष्पशील कार्बनिक यौगिक, कैंसर कारक रसायन, भारी धातुएं जैसे निकल, टीन और सीसा। इसे कभी कभी मोड्स, वेप पेन, वेप्स, टैंक सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीवरी सिस्टम
एंड्स भी कहा जाता है। ई सिगरेट कैसे कार्य करता है? ई सिगरेट में एक तरल पदार्थ होता है। यह तरल पदार्थ एक कॉइल की मदद से गर्म होकर एरोसॉल उत्पन्न करता है। इस एरोसॉल को उपयोगकर्ता श्वास द्वारा ग्रहण करता है। इसमें आमतौर पर निकोटीन, फ्लेवर्स और अन्य रसायन होते हैं। उभरते खतरों के लिए तैयारी और लचीलापन पहल। सुर्खियों में क्यों? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने उभरते खतरों के लिए तैयारी और लचीलापन यानी कि प्रेट पहल शुरू की है। प्रेट पहल के बारे में प्रेट रोग महामारी की तैयारी में न्यूनतम सुधार करने के लिए एक अभिनव दृष्टिकोण है। इसके अंतर्गत यह माना गया है कि समान प्रणालियों, क्षमताओं, ज्ञान और उपकरणों का लाभ उठाया जा सकता है और इन्हें महामारियों के संचरण के तरीके, श्वसन वेक्टर जनित, खाद्य जनित आदि के आधार पर रोगजनकों के समूहों हेतु लागू किया जा सकता है। प्रेट तैयारियों को मजबूत करने के उद्देश्य से सहयोग करने के लिए राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और वैश्विक हितधारकों को एक मंच प्रदान करता है। प्रेट पहल अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियमन के तत्वाधान में संचालित है। IHR को 2005 स्थापित किया गया था। यह WHO के सभी 194 सदस्य देशों सहित विश्व भर के 196 पक्षकार देशों का एक कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता है। यह दुनिया भर में संभावित लोक स्वास्थ्य आपात स्थितियों का पता लगाने और रिपोर्ट करने की क्षमता का निर्माण करता है। संबंधित घटनाक्रम स्पेक्स 2030 पहल। यह विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की एक वैश्विक पहल है। यह दृष्टि बाधा और दृष्टिहीनता से जुड़ी समस्याओं को दूर करने पर केंद्रित है। इसका लक्ष्य दृष्टि बाधा और दृष्टिहीनता से ग्रस्त सभी लोगों की आँखों की देखभाल एवं उपचार तक पहुँच सुनिश्चित करना है। उद्देश्य चश्मा लगाने वाले लोगों की संख्या की रिपोर्टिंग करना। द बिग कैचअप। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, यूनिसेफ, वैक्सीन अलायंस, गावी और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन इम्यूनाइजेशन एजेंडा 2030 तथा अन्य स्वास्थ्य भागीदारों के साथ द बिग कैचअप का क्रियान्वयन कर रहे हैं। यह एक लक्षित वैश्विक प्रयास है। इसका उद्देश्य कोविड-19 महामारी के कारण बाल टीकाकरण में आई गिरावट को रोककर टीकाकरण की गति में तेजी लाना है। अंतर्राष्ट्रीय रोगजनक निगरानी नेटवर्क, इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन ने लॉन्च किया है। यह एक वैश्विक नेटवर्क है जो कोविड-19 जैसे संक्रामक रोगों से खतरे का तेजी से पता लगाने में मदद करेगा, साथ ही उनके प्रसार को रोकने के लिए जानकारी भी साझा करेगा। IPSN देशों और क्षेत्रों को जोड़ने, सैंपल एकत्र करने तथा विश्लेषण करने हेतु प्रणालीगत सुधार के लिए एक मंच प्रदान करेगा। अंतर्राष्ट्रीय चिंता का लोक स्वास्थ्य आपातकाल। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने घोषणा की है कि कोविड-19 अब फेक नहीं रहा। WHO ने यह घोषणा अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम 2005 की आपातकालीन समिति की 15वीं बैठक की सिफारिश के आधार पर की है। फेक एक ऐसी असाधारण घटना है जो रोग के अंतर्राष्ट्रीय प्रसार से अन्य देशों के समक्ष लोक स्वास्थ्य जोखिम पैदा कर सकती है और इससे निपटने के लिए संभावित रूप से एक समन्वित अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया की आवश्यकता है। WHO ने कोविड-19 रणनीतिक तैयारी और प्रतिक्रिया योजना 2023-25 भी जारी की है।
सुर्खियों में रहे रोग। वायरल रोग, चिकनगुनिया। यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (यूएसएफडीए) ने चिकनगुनिया के खिलाफ विश्व की पहली वैक्सीन इक्सिक को मंजूरी दी है। यह चिकनगुनिया वायरस के कारण होने वाली मच्छर जनित बीमारी है। संचरण: मच्छर एडीज स्टेगोमिया एजिप्टी और एडीज स्टेगोमिया एल्बोपिक्टस। ये मच्छर मुख्यतः दिन के समय काटते हैं। इसका संक्रमण गर्भवती महिला के अजन्मे बच्चे में भी फैल सकता है। यह रोग नवजात शिशुओं के लिए घातक हो सकता है। भारत के राष्ट्रीय वाहक जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम में इस रोग को भी शामिल किया गया है। जीका वायरस। हाल ही में मुंबई, महाराष्ट्र में जीका वायरस का पहला मामला सामने आया है। जीका वायरस मुख्य रूप से एडीज मच्छरों द्वारा फैलता है, जो ज़्यादातर दिन के समय काटते हैं। यह मच्छर डेंगू, चिकनगुनिया और येलो फीवर फैलाता है। जीका वायरस संक्रमण वयस्कों और बच्चों में गुलियन बेरी सिंड्रोम, न्यूरोपैथी व माइलाइटिस का कारण बन सकता है। यह गर्भावस्था में माता से भ्रूण में यौन संपर्क के दौरान रक्त और रक्त उत्पादों के ट्रांसफ्यूजन, अंग प्रत्यारोपण आदि के माध्यम से फैलता है। स्वाइन फ्लू स्ट्रेन। यूनाइटेड किंगडम ने अपने यहाँ स्वाइन फ्लू स्ट्रेन के मनुष्य में H1N2 के मनुष्य में संक्रमण के पहले मामले की पुष्टि की है। स्वाइन फ्लू स्ट्रेन H1N2 के बारे में यह स्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस के संक्रमण से फैलता है। संक्रमण: यह वायरस से संक्रमित सुअरों के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संपर्क में आने या संदूषित रोगाणुओं के प्रसार वाले वातावरण के प्रभाव में आने से फैलता है। लक्षण: इसके लक्षण आम फ्लू के समान होते हैं, जैसे कि बुखार, खांसी आदि। गांठदार त्वचा रोग। मेघालय में एलएसडी से 100 से अधिक गायों की मृत्यु हो चुकी है। एलएसडी एक संक्रामक वायरल रोग है। यह मुख्य रूप से मवेशियों को प्रभावित करता है। इससे संक्रमित मवेशी में बुखार, त्वचा पर गांठें आदि जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। इससे कभी कभी मवेशी की मृत्यु भी हो जाती है। इससे पशुओं के दुग्ध उत्पादन में भी गिरावट आती है। यह रोग मूल रूप से अफ्रीका में व्याप्त था। वर्तमान में यह मध्य पूर्व एशिया और पूर्वी यूरोप के देशों में भी फैल गया है। यह रोग रक्त चूसने वाले कीड़ों से फैलता है, जैसे कि मक्खियों और मच्छरों की कुछ प्रजातियां या टिक्स। इसके प्रसार को छिड़कृत वायरस टीकों के माध्यम से नियंत्रित किया जा सकता है। हेपेटाइटिस। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मिस्र हेपेटाइटिस सी के उन्मूलन की राह पर गोल्ड टियर का दर्जा हासिल करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। हेपेटाइटिस सी एक वायरल संक्रमण है। यह लीवर को प्रभावित करता है। संक्रमण चिकित्सा उपकरणों, विशेषकर स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में उपयोग होने वाली सीरिंज और सुई के बार बार उपयोग या उन्हें अच्छे से साफ कर कीटाणु रहित नहीं करने से फैलता है।
हेपेटाइटिस बी वायरस HIV की तरह ही फैलता है। वैश्विक स्तर पर हेपेटाइटिस बी और सी वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या HIV से संक्रमित लोगों की तुलना में कई गुना अधिक है। हेपेटाइटिस बी और सी वायरस से संक्रमित कुछ लोगों में कई वर्षों तक लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। हेपेटाइटिस सी के लिए कोई टीका उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसका इलाज एंटीवायरल दवाओं से किया जा सकता है। हेपेटाइटिस ए और बी के लिए प्रभावी टीके उपलब्ध हैं। निपाह वायरस। हाल ही में केरल में निपाह वायरस का प्रकोप देखा गया है। निपाह एक प्रकार का जूनोटिक पशुजन्य वायरस है, अर्थात यह जानवरों से मनुष्यों में फैलता है। यह दूषित भोजन के सेवन से या सीधे मानव से मानव के बीच फैल सकता है। टेरोपोडिडे कुल के फलाहारी चमगादड़ टेरोपस जीनस निपाह वायरस के प्राकृतिक होस्ट हैं। जूनोटिक रोग के रोगजनकों में जीवाणु, विषाणु या परजीवी या अन्य गैर परंपरागत रोगजनक शामिल हो सकते हैं। अन्य प्रमुख जूनोटिक रोगों में रेबीज, ब्रुसेलोसिस, जापानी एन्सेफलाइटिस, प्लेग आदि शामिल हैं। प्राणियों में एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग वन क्षेत्र में कमी आदि के कारण इनका प्रसार बढ़ा है। एवियन इन्फ्लुएंजा ए H9N2 वायरस। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार वह चीन में H9N2 के कथित संक्रामक प्रकोप पर बारीकी से नज़र रख रहा है। H9N2 इन्फ्लुएंजा ए वायरस का एक उप प्रकार है। यह ह्यूमन इन्फ्लुएंजा के साथ साथ बर्ड फ्लू का भी कारण बनता है। H1N1 फ्लू, इसे स्वाइन फ्लू भी कहा जाता है, एक प्रकार का इन्फ्लुएंजा ए वायरस है। H9N2 को जंगली पक्षियों में पाया गया है। कई क्षेत्रों के कुक्कुटों के लिए ये अस्थानिक हैं। इस वायरस के संक्रमण का संचरण संक्रमित जीवित या मृत कुक्कुट के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संपर्क के कारण होता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान ने मुर्गियों के लिए इनएक्टिवेटेड लॉ पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा H9N2 वैक्सीन विकसित की है। सुर्खियों में रहे अन्य रोग। अधिसूचित रोग। एक अधिसूचित रोग कोई भी ऐसा रोग है जिसके तहत सरकारी अधिकारियों को कानूनी रूप से उस रोग के बारे में सूचित करना आवश्यक होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम 1969 के अंतर्गत उसे रोग की सूचना देने की आवश्यकता होती है। इससे WHO को रोग की वैश्विक निगरानी करने और सलाहकार भूमिका निभाने में मदद मिलती है। केंद्र सरकार ने हैजा, कुष्ठ रोग, मेनिंजाइटिस, पर्टुसिस, काली खांसी, फ्लेग, टीबी, तपेदिक, एड्स, हेपेटाइटिस आदि कई रोगों को अधिसूचित रोग घोषित किया है। किसी भी रोग को अधिसूचित करने और उसके क्रियान्वयन का दायित्व राज्य सरकार का होता है। हाथी पांव रोग, लसिका, फाइलेरिया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 2027 तक LF को खत्म करने के लिए मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन MDA पहल के दूसरे चरण का उद्घाटन किया है। LF एक उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग NTD है। इसे सामान्यतः हाथी पांव रोग के नाम से जाना जाता है। यह रोग फाइलेरियो डीडिया कुल के नेमाटोड गोलकृमि नामक परजीवी के कारण होता है। यह मच्छरों द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है।
यह मानव शरीर की लसिका प्रणाली को खराब करता है और शरीर के अंगों की असामान्य वृद्धि, लिम्फेडेमा व एलिफेंटिएसिस का कारण बनता है। उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग। WHO ने नोमा बीमारी को NTD के रूप में वर्गीकृत किया है। नोमा कैंक्रम ऑरिस मुंह और चेहरे का एक गंभीर गैंग्रीन जैसा रोग है। यह मुख्य रूप से कुपोषण से पीड़ित 2 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रभावित करता है। ऐसे बच्चे अत्यधिक गरीबी में जीवन बसर कर रहे होते हैं तथा खराब ओरल हेल्थ वाले होते हैं। इस रोग के सर्वाधिक मामले अफ्रीका महाद्वीप में मिलते हैं। ये रोग अलग अलग रोगजनकों के कारण होते हैं। इनमें वायरस, बैक्टीरिया, परजीवी, फफूंद या कवक, विषाक्त पदार्थों का सेवन इत्यादि शामिल हैं। NTDs में शामिल हैं डेंगू व चिकनगुनिया, रेबीज, लीशमैनियासिस, कुष्ठ रोग, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस इत्यादि। भारत ने गिनी वर्म, ट्रैकोमा और याज जैसे कुछ NTDs का सफलतापूर्वक उन्मूलन कर दिया है। NTDs से निपटने के लिए आरंभ की गई वैश्विक पहल NTDs पर लंदन घोषणा पत्र जारी किया गया है। NTDs पर किगाली घोषणा पत्र जारी किया गया है। इसमें 2030 तक NTDs के उन्मूलन या नियंत्रण का लक्ष्य रखा गया है। मुख्य अवधारणाएं, सुर्खियों में रही शब्दावलियाँ। फेज थेरेपी। एक अध्ययन के अनुसार लोग एंटीबायोटिक दवाओं के विकल्प के रूप में बैक्टीरिया मारने वाले वायरस फेज थेरेपी के उपयोग को स्वीकार कर रहे हैं। फेज थेरेपी में बैक्टीरिया संक्रमण का इलाज करने के लिए फेज का उपयोग करना शामिल है। बैक्टीरियोफेज या फेज ऐसे वायरस होते हैं जो केवल बैक्टीरियल कोशिकाओं को संक्रमित करते हैं और उन्हीं कोशिकाओं में अपना प्रतिरूप बनाते हैं। फेज थेरेपी का महत्व। फेज से मानव कोशिकाओं को नुकसान होने की संभावना नहीं होती है। इसका कारण बैक्टीरिया कोशिकाओं और मानव कोशिकाओं में मौजूद महत्वपूर्ण अंतर है। ये स्वाभाविक रूप से गैर विषाक्त होते हैं। मैक्रोफेज। कैंसर सेल अध्ययन के अनुसार फेफड़ों में पाए जाने वाले वृद्ध हो रहे मैक्रोफेज से ट्यूमर के विकास को बढ़ावा मिलता है। वृद्ध होती कोशिकाएं नष्ट नहीं होती हैं और ये आमतौर पर शरीर से समाप्त भी नहीं होती हैं। ये शरीर में बनी रहकर ऊतकों का निर्माण कर सकती है। इन्हें ज़ोंबी कोशिकाएं भी कहा जाता है। मैक्रोफेज एक प्रकार की श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं। ये संक्रमण के खिलाफ शरीर की रक्षा के लिए सुरक्षा की पहली पंक्ति के रूप में कार्य करती हैं। वे बड़ी और विशेष कोशिकाएं होती हैं। वे लक्षित कोशिकाओं की पहचान करती हैं तथा उनका भक्षण करके उन्हें नष्ट कर देती हैं। न्यूक्लियर मेडिसिन। रूस ने न्यूक्लियर मेडिसिन में ब्रिक्स देशों के सहयोग के लिए एक पहल शुरू की है। न्यूक्लियर मेडिसिन यह एक विशिष्ट चिकित्सा पद्धति है। यह शरीर की कार्यप्रणाली की जांच करने तथा रोग का निदान एवं उपचार करने के लिए रेडियो एक्टिव ट्रेसर रेडियो फार्मास्यूटिकल्स का उपयोग करती है। जोखिम। अधिक समय तक आयनीकृत विकिरण के संपर्क में रहने से कैंसर होने का खतरा बढ़ सकता है। रेडियोधर्मी ट्रेसर का उपयोग इमेजिंग टेस्ट्स में किया जाता है जो शरीर के अंदर की गड़बड़ी का पता लगाने में मदद करते हैं। ये ट्रेसर ऐसे कण छोड़ते हैं जिनको डिटेक्ट किया जा सकता है। इससे शरीर के अंगों या अन्य संरचनाओं में गड़बड़ी का पता लगाने में मदद के लिए इन्हें इमेज में बदला जा सकता है।
कोबाल्ट 60 का उपयोग चिकित्सीय रूप से रेडिएशन थेरेपी के लिए इम्प्लांट और रेडिएशन एक्सपोजर के बाहरी स्रोत के रूप में किया जाता है। हेला कोशिकाएं 1953 में सफलतापूर्वक क्लोन की जाने वाली पहली मानव कोशिकाएं थीं। ये कोशिकाएं कभी भी जीर्णता के स्तर तक नहीं पहुंचती हैं, क्योंकि उत्परिवर्तन के कारण इस कोशिका ने विभाजित होते रहने की क्षमता हासिल कर ली है। सामान्यतः मानव कोशिका संवर्धन के तहत जीर्णता नामक प्रक्रिया के माध्यम से एक निर्धारित संख्या में कोशिका विभाजन के बाद कुछ दिनों के भीतर मर जाती है। महत्व: विकिरण के प्रभाव का परीक्षण करने में, सौंदर्य प्रसाधन सामग्री के निर्माण में, जीन मैपिंग, मानव रोगों के अध्ययन में आदि। कोशिका संवर्धन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोशिकाओं को प्रयोगशाला में नियंत्रित परिस्थितियों में पेट्री डिश में विकसित किया जाता है। सर्ववैक वैक्सीन लैंसेट ओंकोलॉजी में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार सर्ववैक वैक्सीन ने मर्क की गार्डासिल वैक्सीन के बराबर प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया उत्पन्न की है। सर्ववैक वैक्सीन को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने विकसित किया है। सर्ववैक वैक्सीन भारत की पहली स्वदेशी क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन है। इसे सर्वाइकल कैंसर और HPV से संबंधित अन्य प्रकार के कैंसर की रोकथाम के लिए विकसित किया गया है। सर्ववैक केवल HPV टाइप 6, 11, 16 और 18 से रक्षा करता है। इसे 9 से 26 वर्ष के सभी व्यक्ति दोनों जेंडर को दिया जा सकता है। सर्वाइकल कैंसर की बड़ी वजह HPV ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है, जो यौन संचारित संक्रमण है। इनवर्स वैक्सीन शोधकर्ताओं ने शिकागो यूनिवर्सिटी में स्वप्रतिरक्षी बीमारियों की रोकथाम के लिए एक इनवर्स वैक्सीन विकसित की है। स्वप्रतिरक्षी बीमारियों में प्रतिरक्षा प्रणाली स्वस्थ ऊतकों पर हमला करती है। सोरियाटिक रोग एक ऐसी बीमारी है। इनवर्स वैक्सीन की कार्य प्रणाली: यह लीवर के एक विशेष गुण का उपयोग करके प्रतिरक्षा प्रणाली को एक विशिष्ट अणु को भूल जाने में सक्षम बनाती है। इस तरह स्वाभाविक रूप से कुछ अणुओं को शरीर के लिए गैर हानिकारक के रूप में चिन्हित करती है। इस प्रकार ये प्रतिरक्षा प्रणाली के हमलों से बच जाते हैं। वैक्सीन दो चीज़ों को एकीकृत करती है: एक एंटीजन, एक अणु जिस पर प्रतिरक्षा प्रणाली हमला करती है, और एक अन्य अणु जो किसी पुरानी कोशिका के हिस्से जैसा दिखाई पड़ता है। लीवर पुरानी कोशिका के हिस्सों की मित्र यानी अनुकूल के रूप में पहचान करके प्रतिरक्षा प्रणाली को भ्रमित कर देता है। इस प्रकार यह शरीर के स्वयं के एंटीजन्स पर हमला नहीं करती है। पारंपरिक वैक्सीन में मृत या अक्षम किया हुआ रोगजनक होता है, जो प्रतिरक्षा प्रणाली को इसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए ट्रिगर करता है। इनवर्स वैक्सीन एक प्रक्रिया के माध्यम से गैर हानिकारक सेल्फ एंटीजन को फिर से शरीर में शामिल कराया जाता है। यह प्रक्रिया प्रतिरक्षा प्रणाली को सामान्य रूप से कार्य करते समय इस एंटीजन को अनदेखा करने के लिए प्रेरित करती है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी: केंद्र सरकार ने ऑस्ट्रेलिया से मोनोक्लोनल एंटीबॉडी की खुराक खरीदने का निर्णय लिया है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कृत्रिम एंटीबॉडीज़ हैं। ये हमारे प्रतिरक्षा तंत्र की कार्यप्रणाली की नकल करती है। इनका उत्पादन एक विशेष प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है। इस प्रक्रिया में मानव रक्त से विशेष प्रकार के एंटीबॉडी को प्राप्त किया जाता है।
और फिर उनका क्लोन बनाया जाता है। ये केवल एक एंटीबॉडी का क्लोन होते हैं और केवल एक एंटीजन से ही आबद्ध होते हैं। ये एक ही मूल कोशिका से प्राप्त सजातीय हाइब्रिड कोशिकाओं बी कोशिकाओं द्वारा निर्मित होती है। दूसरी ओर पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़ मिश्रित एंटीबॉडीज़ होते हैं जो अलग अलग बी कोशिका वंशक्रम द्वारा स्रावित होते हैं। इनका उपयोग कैंसर, इबोला, HIV आदि के उपचार में किया जाता है। हाइब्रिडोमा तकनीक का उपयोग MABS के तकनीक के लिए सबसे आम तरीका है। ऑप्टिकल ट्वीजर्स रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं ने ऑप्टिकल ट्वीजर्स का उपयोग करके लैपोनाइड के संरचनात्मक विवरणों का अध्ययन करने का प्रयास किया है। लैपोनाइड एक कृत्रिम मृत्तिका होती है। RRI विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वित्त पोषित एक स्वायत्त संस्थान है। ऑप्टिकल ट्वीजर्स एक प्रकार का वैज्ञानिक उपकरण होता है। यह ट्वीजर्स के समान ही माइक्रोस्कोपिक और सब माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स जैसे परमाणुओं, नैनोकणों और बूंदों को होल्ड और मूव करने के लिए अत्यधिक फोकस्ड लेजर बीम का उपयोग करता है। यदि ऑब्जेक्ट को बिना किसी अतिरिक्त सपोर्ट के हवा या निर्वात में रखा जाता है तो उसे ऑप्टिकल लेविटेशन कहा जाता है। वर्ष 2018 में ऑप्टिकल ट्वीजर्स पर शोध कार्य के लिए आर्थर एस्किन को भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अल्टरनेटिव एनर्जी वैकल्पिक ऊर्जा बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सुर्खियों में क्यों? सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने छत्तीसगढ़ में भारत की सबसे बड़ी बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम BESS को सफलतापूर्वक शुरू कर दिया है। अन्य संबंधित तथ्य: शुरू किए गए BESS सौर ऊर्जा का उपयोग करके ऊर्जा का भंडारण करते हैं। SCCL नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इससे पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली के विकास के लिए व्यवहार्यता अंतराल वित्त पोषण की एक योजना को भी मंजूरी दी है। विद्युत ऊर्जा भंडारण EES यांत्रिक पम्प्ड हाइड्रो फ्लाई व्हील FES कंप्रेस्ड एयर CAES विद्युत रासायनिक द्वितीयक बैटरी LB द्वितीयक बैटरी लीड एसिड NiCd Ni द्वितीयक बैटरी NAS फ्लो बैटरी विद्युतीय डबल लेयर कैपेसिटर सुपर कंडक्टिंग मैग्नेटिक एनर्जी स्टोरेज हाइड्रोजन फ्यूल सेल तापीय थर्मल सेंसिबल हीट स्टोरेज। बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली के बारे में यह एक प्रकार की विद्युत रासायनिक भंडारण प्रणाली है। इसके तहत बिजली को भंडारित करने के लिए अलग अलग विद्युत रासायनिक अभिक्रियाओं का उपयोग किया जाता है। विद्युत ऊर्जा भंडारण के प्रकारों के लिए देखें। ऊर्जा क्षेत्र में ऊर्जा भंडारण वाली प्रणाली के कई उपयोग हैं। इसका उपयोग या तो स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है या फिर उत्पादन, पारेषण और वितरण
में विभिन्न स्तरों पर भी इसका उपयोग किया जा सकता है। BEWS के प्रकार स्टैंडर्ड नॉन फ्लो बैटरियम, इसमें इलेक्ट्रोलाइट में डूबी हुई प्लेटों के युग्म होते हैं। इन दोनों प्लेटों को अलग करने के लिए इनके बीच कुचालक सामग्री होती है। इसके उदाहरण हैं लेड एसिड बैटरी, निकेल कैडमियम बैटरी, लिथियम आयन बैटरी, सोडियम सल्फर बैटरी, फ्लो बैटरी। इसमें इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए इलेक्ट्रोलाइट के टैंक और मेम्ब्रेन का उपयोग किया जाता है। साथ ही इसमें इलेक्ट्रोलाइट के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए पंप का उपयोग किया जाता है। इसके उदाहरण हैं रेडॉक्स फ्लो बैटरी और हाइब्रिड फ्लो बैटरी। VGF योजना की मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र। इस योजना में 2030-31 तक 4000 MWH की BESS परियोजनाओं के विकास की परिकल्पना की गई है। इसमें पूंजीगत लागत के 40% तक वित्तीय समर्थन प्रदान किया जाएगा। यह समर्थन VGF के रूप में बजटीय सहायता के तौर पर प्रदान किया जाएगा। VGF एक मुफ्त या आस्थगित अनुदान है। VGF अनुदान आर्थिक रूप से उचित किंतु फंडिंग की कमी वाले अवसंरचना परियोजनाओं के लिए प्रदान किया जाता है। इस योजना का लक्ष्य 5.50 से 6.60 रुपये प्रति किलोवाट घंटा के बीच लेवलाइज्ड कास्ट ऑफ स्टोरेज प्राप्त करना है। एलकॉस बिजली की अधिकतम मांग के दौरान बिजली की आपूर्ति करने के लिए भंडारित नवीकरणीय ऊर्जा को एक व्यवहार्य या किफ़ायती विकल्प बनाया जा सकेगा। एलकॉस किसी विद्युत उत्पादन संयंत्र की संपूर्ण उपयोग अवधि के लिए विद्युत उत्पादन की वर्तमान औसत लागत की माप है। डिस्कॉम्स को BEWS परियोजना क्षमता का लगभग 85% उपलब्ध कराया जाएगा ताकि बिजली ग्रिड में नवीकरणीय ऊर्जा के एकीकरण को बढ़ाया जा सके और बिजली की बर्बादी को कम किया जा सके। मंत्रालय, केंद्रीय विद्युत मंत्रालय। लिथियम आयन बैटरी सुर्खियों में क्यों? नोबेल पुरस्कार विजेता और लिथियम आयन बैटरी के सह आविष्कारक जॉन बैनिस्टर गुडइनफ का निधन हो गया। लिथियम आयन बैटरी के बारे में। लिथियम आयन बैटरी एक प्रकार की रिचार्जेबल बैटरी है। रिचार्ज होने पर लिथियम आयन ऋणात्मक इलेक्ट्रोड से धनात्मक इलेक्ट्रोड की ओर गमन करते हैं। वहीं चार्ज करने पर ये आयन पुनः धनात्मक इलेक्ट्रोड से ऋणात्मक इलेक्ट्रोड की ओर वापस आ जाते हैं। इस बैटरी में इलेक्ट्रोड के रूप में निम्नलिखित सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड कैथोड, यह अधिकतर पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में पाया जाता है। लिथियम मैंगनीज ऑक्साइड, यह इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल में प्रयुक्त होता है। तथा लिथियम आयन फास्फेट। गुडइनफ ने कोबाल्ट ऑक्साइड के कैथोड से लिथियम बैटरी का विकास किया था। इस कैथोड ने पहले की बैटरियों की तुलना में अधिक वोल्टेज प्रदान किया था। लिथियम आयन बैटरियों में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में सामान्यतः ईथर का उपयोग किया जाता है। ईथर कार्बनिक यौगिकों की एक श्रेणी है। सॉलिड स्टेट
लिथियम बैटरियों में बेहतर ऊर्जा घनत्व क्षमता होती है। सॉलिड स्टेट बैटरी तरल की जगह ठोस इलेक्ट्रोलाइट का उपयोग करती है। लिथियम बैटरी के लाभ: इसका वजन कम होता है लेकिन ऊर्जा घनत्व अधिक होता है। लेड एसिड बैटरी में केवल 400 से 500 चार्ज साइकिल होते हैं, जबकि लिथियम आयन में 5000 या इससे अधिक चार्ज साइकिल होते हैं। इसका आशय है कि लिथियम आयन बैटरी को 5000 बार पूरी तरह चार्ज किया जा सकता है। इसे तुलनात्मक रूप से कम रखरखाव की ज़रूरत पड़ती है। इसमें सेल्फ डिस्चार्ज की दर कम होती है। इसमें मेमोरी इफेक्ट की स्थिति उत्पन्न नहीं होती है आदि। मेमोरी इफेक्ट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बार बार आंशिक डिस्चार्ज होने चार्ज करने के कारण बैटरी अपनी कम क्षमता को मेमोरी में डाल लेती है। इस वजह से बैटरी की क्षमता कम हो जाती है। लिथियम आयन बैटरी के नुकसान: इसकी कीमत अधिक है। यह उपयोग के दौरान शीघ्र गर्म ओवरहीट हो जाती है। इससे थर्मल रनवे एक्जोथर्मिक अभिक्रियाओं के कारण स्वयं गर्म होना तथा आग लगने की घटना घटित हो सकती है। सुर्खियों में रही अन्य बैटरियां सिस्टम्स: एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल बैटरी (ACC). भारी उद्योग मंत्रालय ने नेशनल प्रोग्राम ऑन एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल बैटरी स्टोरेज पर PLI योजना के तहत ACC विनिर्माण के लिए फिर से बोलियां आमंत्रित करने की घोषणा की है। ACC उन्नत भंडारण प्रौद्योगिकियों की एक नई पीढ़ी है। यह विद्युत ऊर्जा को या तो विद्युत रासायनिक या रासायनिक ऊर्जा के रूप में भंडारित कर सकती है। साथ ही आवश्यकता पड़ने पर यह इसे वापस विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर सकती है। बायोडिग्रेडेबल पेपर सुपर कैपेसिटर: गुजरात एनर्जी रिसर्च एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट GER गर्मी के वैज्ञानिकों ने पेपर आधारित सुपर कैपेसिटर विकसित किया है। यह डिवाइस पतली, हल्की और बायोडिग्रेडेबल है। सुपर कैपेसिटर एक इलेक्ट्रोकेमिकल चार्ज स्टोरेज डिवाइस है। यह डिवाइस तेज चार्जिंग डिस्चार्जिंग चक्र, उच्च विद्युत घनत्व और लंबे जीवन चक्र से युक्त होता है। इसका विकास सीवीड मरीन मैक्रोएल्गी से किया गया है। ग्रेविटी बैटरी में लिफ्टिंग चार्ज करना और लोअरिंग डिस्चार्ज करना प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। कार्य: जब प्रचुर मात्रा में हरित ऊर्जा उपलब्ध होती है तो बैटरियां भारी वजन या ब्लॉक्स को हवा में उठाने या इसे डीप शाफ्ट के शीर्ष तक उठाने या लिफ्टिंग के लिए ऊर्जा का उपयोग करती हैं। जब बिजली की मांग बढ़ती है तो ब्लॉक्स को एक एक करके नीचे यानी लोअरिंग किया जाता है। इससे गतिज ऊर्जा मुक्त होती है। इस गतिज ऊर्जा का इस्तेमाल मोटर को चलाने और बिजली उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। सोडियम आयन बैटरी SIB विद्युत ऊर्जा को संग्रहित करने और मुक्त करने के लिए आवेश वाहक के रूप में सोडियम आयनों का उपयोग करता है। SIBs वर्तमान में लिथियम आयन बैटरी के एक व्यवहार्य विकल्प के रूप में विकसित हो रही है। इसका कारण इनकी कम लागत और सोडियम संसाधनों की प्राकृतिक प्रचुरता है। SIB का महत्व:
इसकी तापमान सहनशीलता व्यापक है। इसे शून्य वोल्टेज स्थिति पर भी संग्रहित और परिवहन किया जा सकता है। इसका ऊर्जा घनत्व और फास्ट चार्जिंग का टिकाऊपन सामान्य तौर पर LIB से बेहतर है। छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर्स SMR सुर्खियों में क्यों? चीन ने दुनिया का पहला चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर आरंभ किया। इसके निर्माण में स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर डिजाइन का उपयोग किया गया है। अन्य संबंधित तथ्य: चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर में शीतलन के लिए हीलियम गैस का उपयोग किया जाता है, जबकि पारंपरिक परमाणु रिएक्टर्स में दाब युक्त जल का उपयोग किया जाता है। SMRs के बारे में: SMRs 30 मेगावाट से 300 प्लस मेगावाट तक की विद्युत उत्पादन क्षमता वाले एडवांस परमाणु रिएक्टर होते हैं। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर SMR, स्मॉल मतलब यह भौतिक रूप से पारंपरिक परमाणु ऊर्जा रिएक्टर की तुलना में छोटे आकार वाला होता है। मॉड्यूलर, इसकी प्रणालियों और घटकों को कारखाने में असेंबल किया जा सकता है और एक पूर्ण इकाई के रूप में दूसरे स्थान पर स्थापित करने के लिए भेजा जा सकता है। रिएक्टर, इसके तहत परमाणु विखंडन की प्रक्रिया द्वारा ऊष्मा को पैदा करके ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। SMRs के लाभ हैं: एडेप्टेबल और स्केलेबल, विद्युत आपूर्ति की जांच मांग के अनुसार आवश्यक क्षमता वाले SMRs बनाए जा सकते हैं। ईंधन काफ़ी अधिक समय तक चलता है। परंपरागत संयंत्रों में प्रत्येक 1 से 2 साल में ईंधन भरना पड़ता है। वहीं SMR आधारित विद्युत संयंत्रों में प्रत्येक 3 साल से 7 साल में अधिक ईंधन भरने की आवश्यकता होती है। कॉम्पैक्ट डिज़ाइन, बड़े रिएक्टरों एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के लिए अचानक आवश्यक भूमि की तुलना में SMRs के मामले में कम भूमि की आवश्यकता होती है। पैसिव सेफ्टी फीचर्स, असामान्य परिस्थितियों में रिएक्टर को बंद करने और ठंडा करने के लिए किफ़ायती। इसके मामले में कम पूंजी परिव्यय और या चरणबद्ध पूंजीगत व्यय की आवश्यकता होती है। इसके लिए उत्पादित ऊष्मा का उपयोग विलवणीकरण और विनिर्माण आदि गतिविधियों के लिए किया जा सकता है। छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर SMRs के प्रकार: लैंड बेस्ड वाटर कूल्ड SMRs, इस श्रेणी के SMRs के अंतर्गत लाइट वाटर रिएक्टर LWR, PSWR प्रौद्योगिकियों आदि के अलग अलग संरचना वाले वाटर कूल्ड SMR डिजाइन्स शामिल हैं। मरीन बेस्ड वाटर कूल्ड SMRs, इन्हें इको नौकाओं या जहाज़ों पर फ्लोटिंग इकाइयों के रूप में स्थापित किया जा सकता है। हाई टेम्परेचर बेस्ड वाटर कूल्ड SMRs, इन SMRs का कई उद्योगों में इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही इनका उपयोग एक साथ ऊष्मा और बिजली दोनों का उत्पादन करने में भी किया जा सकता है। इस लिक्विड मेटल कूल्ड फास्ट न्यूट्रॉन स्पेक्ट्रम, इस प्रकार के SMR का डिजाइन फास्ट न्यूट्रॉन तकनीक पर आधारित होता है। साथ ही ऐसे SMRs में हीलियम, सोडियम, लेड और लेड बिस्मथ जैसे अलग अलग शीतलकों का उपयोग किया जाता है।
मार्टिन साल्ट रिएक्टर। इस तरह के एसएमआर्स एक बार ईंधन भरने के बाद कई वर्षों तक कार्य करने में सक्षम होते हैं। इनमें चालू अवस्था में ईंधन भरने का विकल्प मौजूद होता है। माइक्रो रिएक्टर MRS। माइक्रो रिएक्टर में लाइट वाटर, हीलियम, मार्टिन साल्ट और तरल धातु सहित अलग अलग प्रकार के शीतलकों का उपयोग किया जाता है। इंटरनेशनल न्यूक्लियर लायबिलिटी कन्वेंशन। वियना कन्वेंशंस ऑन सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज 1963। कन्वेंशन ऑन सप्लीमेंट्री कंपनसेशन फॉर न्यूक्लियर डैमेज 1997। पेरिस कन्वेंशन ऑन थर्ड पार्टी लायबिलिटी इन द फील्ड ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी 1960। वियना कन्वेंशन और पेरिस कन्वेंशन के प्रावधानों को आगे बढ़ाने से संबंधित 1988 का ज्वाइंट प्रोटोकॉल। पेरिस कन्वेंशन के लिए 1983 का ब्रसेल्स सप्लीमेंट्री कन्वेंशन। नेट एनर्जी गेन सुर्खियों में क्यों? अमेरिकी वैज्ञानिकों ने नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में दूसरी बार नेट एनर्जी गेन प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की है। नाभिकीय संलयन के बारे में। नाभिकीय संलयन वह प्रक्रिया है जिसमें दो हल्के परमाणु नाभिक आपस में मिलकर एक भारी परमाणु नाभिक का निर्माण करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। संलयन अभिक्रिया पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था में होती है। प्लाज्मा गर्म और आवेशित गैस है जो धनात्मक आयनों तथा मुक्त गति वाले इलेक्ट्रॉन्स से बनी होती हैं। संलयन अभिक्रिया में दो धनात्मक नाभिक एक दूसरे के निकट आते हैं। हालांकि इस दौरान दोनों नाभिक एक दूसरे को प्रतिकर्षित भी करते हैं। इस मिश्रण परिघटना को कूलम्ब बैरियर कहा जाता है। इस बैरियर को समाप्त करने के लिए बड़े पैमाने पर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस ऊर्जा की मात्रा वर्तमान में मंगलयान अभिक्रिया से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा से भी अधिक होती है। परमाणु संलयन का महत्व। यह विद्युत का स्वच्छ और सुरक्षित स्रोत है क्योंकि यह कोई भी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित नहीं करती है। 1 किलोग्राम संलयन ईंधन 10 मिलियन किलोग्राम जीवाश्म ईंधन जितनी ऊर्जा प्रदान कर सकता है। संलयन के लिए कच्चा माल हाइड्रोजन होता है। यह प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। वहीं विखंडन अभिक्रिया में कच्चे माल के रूप में यूरेनियम का इस्तेमाल होता है जो सीमित मात्रा में ही उपलब्ध है। नेट एनर्जी गेन के बारे में। नाभिकीय संलयन में वाणिज्यिक ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए नेट एनर्जी गेन का होना जरूरी है। इसका आशय यह है कि नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में जितनी ऊर्जा की खपत होती है शोधकर्ताओं को उससे कहीं अधिक ऊर्जा का उत्पादन करना होगा। भारत संलयन रिएक्टर से एनईजी प्रदर्शित करने के लिए इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर परियोजना का हिस्सा है। भारत ने स्वयं भी अपने स्वदेशी टोकामक आदित्य और अर्ध स्वदेशी स्टेडी
स्टेट सुपर कंडक्टिंग टोकामक का निर्माण किया है। ITER के बारे में। ITER का उद्देश्य नाभिकीय संलयन को ऊर्जा के स्वच्छ हरित स्रोत के रूप में स्थापित करना है। इसे भारत, अमेरिका, रूस, यूरोपीय संघ आदि सहित 35 देशों के सहयोग से फ्रांस में स्थापित किया जा रहा है। इसका लक्ष्य किया जा रहा है। ये विखंडन थोड़ा सा देख लेते हैं। नाभिकीय विखंडन और संलयन के बीच तुलना। इधर विखंडन, उधर फ्यूजन। एक बड़ा परमाणु दो या दो से अधिक छोटे परमाणुओं से विभाजित होता है, जैसे यूरेनियम और प्लूटोनियम। प्रयुक्त परमाणु ईंधन का प्रकार, उपोत्पाद। संलयन में दो या दो से अधिक हल्के परमाणु जुड़कर एक बड़े परमाणु का निर्माण करते हैं, जैसे हाइड्रोजन और हीलियम। इसका लक्ष्य दुनिया के सबसे बड़े टोकामक का निर्माण करना है। टोकामक एक चुंबकीय संलयन उपकरण है। इसे संलयन ऊर्जा की क्षमताओं का दोहन करने हेतु डिजाइन किया गया है। टोकामक सूर्य और तारों को ऊर्जा देने वाले सिद्धांत पर आधारित है। संबंधित घटनाक्रम। जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर 1904 से 1967। वह एक प्रसिद्ध अमेरिकी भौतिक वैज्ञानिक थे। उन्होंने मैनहट्टन प्रोजेक्ट की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मैनहट्टन प्रोजेक्ट द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक कार्यात्मक परमाणु हथियार विकसित करने के अमेरिकी नेतृत्व वाले प्रयास का नाम था। उनके शोध से पहले परमाणु बम के निर्माण में मदद मिली थी। उन्हें परमाणु बम के जनक के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने फास्ट न्यूट्रॉन भौतिकी पर भी काम किया था। बाद में उन्होंने परमाणु हथियारों और उनके अनियंत्रित प्रसार का सक्रिय रूप से विरोध किया था। JT-60SA प्रायोगिक नाभिकीय संलयन रिएक्टर दुनिया के सबसे बड़े प्रायोगिक नाभिकीय संलयन रिएक्टर JT-60SA का जापान में उद्घाटन किया गया। JT-60SA यूरोपीय संघ और जापान के बीच एक संयुक्त पहल है। JP-60SA का उद्देश्य ITER अनुसंधान में सहयोग करते हुए नाभिकीय संलयन ऊर्जा स्रोत का विकास में योगदान देना है। काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र 3 सुर्खियों में क्यों? गुजरात में देश के पहले सबसे बड़े स्वदेशी 700 मेगावाट क्षमता वाले काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र 3 का परिचालन शुरू हुआ। काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र 3 के बारे में। KAPP-3 देश का सबसे बड़ा स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु ऊर्जा रिएक्टर है। इसे न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NPCIL द्वारा निर्मित किया गया है। NPCIL परमाणु ऊर्जा विभाग का एक उपक्रम है। KAPP-3 दाब युक्त भारी जल रिएक्टर्स का स्वदेशी रूप से विकसित सबसे बड़ा संस्करण भी है।
इस संयंत्र में 2020 में अपनी प्रथम क्रिप्टो केलिविटी हासिल कर ली थी। एक संयंत्र तब क्रिटिकली प्राप्त करता है जब क्रिटिकलिटी प्राप्त करता है जब प्रत्येक विखंडन घटना इतनी पर्याप्त संख्या में न्यूट्रॉन रिलीज करती है कि चालू श्रृंखला अभिक्रियाओं को जारी रखा जा सके। PHWR में प्राकृतिक यूरेनियम को ईंधन के रूप में और भारी जल को मंदक के रूप में उपयोग किया जाता है। इसी से जुड़े हुए विकास में हाल ही में काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र 4 ने भी क्रिटिकलिटी हासिल कर ली है। काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र 4 देश में स्थापित किए जा रहे 700 मेगावाट के 16 स्वदेशी की श्रृंखला में दूसरा है। भारत इस समय अपने 3 चरणों वाले परमाणु कार्यक्रम के दूसरे चरण में है। भारत का 3 चरणों वाला परमाणु कार्यक्रम होमी जहांगीर भाभा ने देश में यूरेनियम संसाधन के सीमित भंडार को देखते हुए 3 चरणों वाले परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की परिकल्पना की थी। प्राकृतिक यूरेनियम चरण 1 इसमें भारी जल रिएक्टर्स प्राकृतिक यूरेनियम ईंधन का उपयोग करते हैं और प्लूटोनियम का उत्पादन करते हैं। विद्युत यू का 6 PU ईंधन पालित फास्ट ब्रीडर्स कैंप सिटी फैक्टर विद्युत चरण 2 इसमें ईंधन के रूप में प्लूटोनियम और प्राकृतिक यूरेनियम के मिश्रण का उपयोग किया जाता है। थोरियम को U-233 में परिवर्तित करने के लिए ईंधन चक्र में शामिल किया जाता है। U-33 ईंधन चालित ब्रीडर्स विद्युत चरण 3 इसमें रिएक्टर्स में ईंधन के रूप में थोरियम और यूरेनियम के मिश्रण का उपयोग किया जाता है। थोरियम U-233 में परिवर्तित हो जाता है, जो रिएक्टर्स को शक्ति प्रदान करता है। अन्य संबंधित तथ्य यूरेनियम संवर्धन अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार ईरान ने वियर वेपन ग्रेड यूरेनियम के भंडार में बढ़ोतरी की है। वेपन ग्रेड यूरेनियम से तात्पर्य यूरेनियम 235 को 90% से अधिक संवर्धित करने से है। यूरेनियम का संवर्धन खनन किए गए यूरेनियम से
उपयोगी परमाणु ईंधन बनाने की एक प्रक्रिया है। इसके लिए प्राकृतिक यूरेनियम में U-235 का प्रतिशत बढ़ाया जाता है। प्रकृति में पाए जाने वाले यूरेनियम में श्रृंखला अभिक्रिया करने में सक्षम U-235 समस्थानिक केवल 0.7% होता है। यूरेनियम एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला रेडियोधर्मी तत्व है। प्राकृतिक रूप से 99.2% यूरेनियम U-238 के रूप में मौजूद है, जबकि शेष हिस्सा अन्य समस्थानिकों में मौजूद है, जैसे U-235 0.72 और U-234। विद्युत उत्पादन करने वाले अधिकतर परमाणु रिएक्टर को केवल 3 से 5% U-235 संवर्धित ईंधन की आवश्यकता होती है। जब यूरेनियम में U-235 को 20% तक अधिक संवर्धित किया जाता है तो उसे अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम माना जाता है। यूरेनियम 241 पहले से अज्ञात यूरेनियम एक समस्थानिक यूरेनियम 241 की खोज की गई है। इसकी परमाणु संख्या 92 और द्रव्यमान संख्या 241 है। यूरेनियम एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला रेडियोधर्मी तत्व है। सैद्धांतिक गणना के अनुसार इसकी हाफ लाइफ टाइम 40 मिनट का हो सकता है। इस नए समस्थानिक को मल्टी न्यूक्लियन ट्रांसफ़र नामक एक प्रक्रिया के दौरान खोजा गया है। मल्टी न्यूक्लियन ट्रांसफ़र में दो समस्थानिकों ने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का आदान प्रदान किया था। एडवांस्ड लिक्विड प्रोसेसिंग सिस्टम आल्प्स जापान ने फुकुशिमा दाइची परमाणु ऊर्जा स्टेशन में संग्रहित रेडियोधर्मी संदूषित जल को एडवांस लिक्विड प्रोसेसिंग सिस्टम के माध्यम से उपचार के बाद प्रशांत महासागर में छोड़ दिया गया है। आल्प्स एक पंपिंग और फिल्ट्रेशन प्रणाली है। इसमें संदूषित जल से रेडियो न्यूक्लाइड को हटाने के लिए रासायनिक अभिक्रियाओं की एक श्रृंखला का उपयोग किया जाता है। आल्प्स प्रणाली द्वारा उपचारित किए जाने से पहले दूषित जल से सीजियम और स्ट्रोंशियम को समय समय पर हटा दिया जाता है। अधिकतर रेडियोधर्मिता संबंधी जल प्रदूषण के लिए सीजियम और स्ट्रोंशियम ही जिम्मेदार होते हैं। अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियाँ: इलेक्ट्रिक वाहन से ग्रिड चार्जिंग। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण CEA ने इलेक्ट्रिक वाहन से ग्रिड चार्जिंग को बढ़ावा देने के लिए बैटरी मानकीकरण का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इलेक्ट्रिक वाहन स्मार्ट चार्जिंग के माध्यम से सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। स्मार्ट चार्जिंग में मुख्य रूप से द्विदिश चार्जिंग अर्थात वाहन से ग्रिड चार्जिंग शामिल होती है। इसे कभी कभी रिवर्स चार्जिंग भी कहा जाता है। CEA की स्थापना विद्युत आपूर्ति अधिनियम 1948 के तहत की गई है। यह विद्युत अधिनियम 2003 के तहत सौंपे गए कार्यों को संपन्न करता है। विद्युत अधिनियम 2023 को विद्युत आपूर्ति अधिनियम 1948 की जगह लागू किया गया है। व्हीकल टू ग्रिड इलेक्ट्रिक वाहन हाई वोल्टेज बैटरी VG यूनिट। विखंडन मोलिब्डेनम 99। हाल ही में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ने के ट्राम्बे परिसर में स्थित मोलिब्डेनम 99 उत्पादन सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया गया।
मॉलिब्डेनम 99 के बारे में। मॉलिब्डेनम 99 ट्रेकेशियम 99M का मूल समस्थानिक आइसोटोप है। यह एक अल्पकालिक गामा उत्सर्जक समस्थानिक है। TC99M का उपयोग रोग का पता लगाने तथा अंगों की संरचना और कार्य के अध्ययन के लिए किया जाता है। TC99M को रासायनिक रूप से छोटे अणु लिगेंड्स और प्रोटीन के रूप में एकत्रित किया जा सकता है, इसलिए यह परमाणु चिकित्सा प्रक्रियाओं के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। TC99M वर्तमान में एकाधिक चरणों की प्रक्रिया के माध्यम से निर्मित होता है। यह प्रक्रिया उच्च संवर्धित यूरेनियम में निहित विखंडनीय U-235 के न्यूट्रॉन विकिरण से शुरू होती है। डायरेक्ट मेथनॉल फ्यूल सेल से जब कोबाल्ट और प्लेटिनम की मिश्र धातु को मैंगनीज के साथ मिलाया गया तो उसे DMFCs में एक प्रभावी उत्प्रेरक के रूप में पाया गया। DMFCs विद्युत रासायनिक ऊर्जा को रूपांतरित करने वाला एक उपकरण है। यह तरल मेथनॉल की रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। DMFCs में उच्च ऊर्जा घनत्व, अधिक दक्षता और कम परिचालन तापमान होता है। साथ ही इनका परिचालन भी अधिक सुरक्षित होता है क्योंकि ये तरल ईंधन मेथनॉल पर आधारित होते हैं। यह स्वच्छ ऊर्जा उत्पन्न करता है और अभिक्रिया के दौरान पैदा होने वाले सभी उप उत्पादों को छोड़कर का उपयोग किया जा सकता है। उपयोग छोटे वाहनों के लिए वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत तथा मोबाइल फ़ोन, डिजिटल कैमरा, लैपटॉप और अन्य छोटे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के लिए बैटरी चार्जर के रूप में उपयोग किया जा सकता है। डिफेंस रक्षा S-400 डिफेंस मिसाइल सिस्टम सुर्खियों में क्यों? रिपोर्ट्स के अनुसार भारतीय वायुसेना ने चीन और पाकिस्तान में लगी सीमाओं पर S-400 मिसाइल यूनिट्स की तैनाती की है। S-400 के बारे में S-400 दुनिया की सबसे अत्याधुनिक वायु रक्षा प्रणालियों में से एक है। यह एक लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। इसे रूसी सरकार के स्वामित्व वाले उपक्रम ने विकसित किया है। इसमें ड्रोन, मिसाइल, रॉकेट और यहाँ तक कि लड़ाकू जेट सहित लगभग सभी प्रकार के हवाई हमलों के खिलाफ सुरक्षा कवच प्रदान करने की क्षमता है। S-400 मिसाइल की मुख्य विशेषता है। इस रक्षा प्रणाली के वे शामिल है कमांड और कंट्रोल सेंटर, स्वचालित ट्रैकिंग व टारगेटिंग सिस्टम, लॉन्चर तथा सहायक वाहन। इसकी अपनी अलग रडार प्रणालियां हैं। ये प्रणालियां 400 किलोमीटर की दूरी के हवाई लक्ष्यों का पता लगा सकती हैं। उल्लेखनीय रूप से इसकी सर्विलांस क्षमता 600 किलोमीटर तक है। यह एक साथ 80 हवाई लक्ष्यों पर निर्धारित निशाना साध सकती है। यह 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक लक्ष्य पर वार कर सकती है। प्रोजेक्ट कुशा भारत 2028-29 तक
अपनी लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल LRSM रक्षा प्रणाली तैनात करने की तैयारी कर रहा है। प्रोजेक्ट पूसा के बारे में, इन परियोजनाओं को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के तहत डिजाइन किया गया है। विश्व के प्रमुख एयर डिफेंस सिस्टम। अमेरिका की एयर डिफेंस सिस्टम टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस संयुक्त राज्य अमेरिका की थर्ड एकल आयामी मिसाइल प्रणाली है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह 150 से 200 किलोमीटर की दूरी तक केवल एक प्रकार की ही मिसाइल दाग सकती है। इसके अलावा यह लड़ाकू जेट को भी इंटरसेप्ट नहीं कर सकती है। संयुक्त राज्य अमेरिका की पेट्रियट एडवांस कैपेबिलिटी 3 यह 180 किलोमीटर की रेंज पर हवाई लक्ष्य को भेदने की क्षमता रखती है। नेशनल एडवांस एयरफेस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम नज़म्स एक अत्यधिक अनुकूलन योग्य युद्ध सक्षम मध्यम रेंज की वायु रक्षा प्रणाली है। आयरन डोम सिस्टम। आयरन डोम इजराइल की सबसे उन्नत कम दूरी की तथा जमीन से हवा में मार करने वाली वायु रक्षा प्रणाली है। इस प्रणाली में शामिल है एक डिटेक्शन और ट्रैकिंग रडार, एक शुद्ध प्रबंधन व हथियार नियंत्रण प्रणाली तथा तामीर इंटरसेप्टर मिसाइलें। यह आने वाले किसी भी रॉकेट, मिसाइल या मानव रहित हवाई जहाज के ट्रैक को फेल कर सकती हैं। भारत की प्रमुख वायु रक्षा प्रणालियाँ। वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम चौथी पीढ़ी का मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है। पृथ्वी वायु रक्षा प्रणाली जिसकी रेंज 300 से 2000 किलोमीटर है। उन्नत वायु रक्षा प्रणाली जिसकी रेंज 150 से 200 किलोमीटर है। आकाश अस्त्र प्रणाली का कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल जैसे मिसाइल प्रणाली है। इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने विकसित किया है। डेविड स्लिंग वायु रक्षा प्रणाली। इजराइल ने हमास के रॉकेटों को रोकने के लिए डेविड स्लिंग वायु रक्षा प्रणाली का उपयोग किया। डेविड स्लिंग प्रणाली में एक मिसाइल फायरिंग यूनिट, एक फायर कंट्रोल रडार, युद्ध प्रबंधन स्टेशन और इंटरसेप्टर शामिल हैं। इसे हवाई और मिसाइल खतरों से बचाने के लिए प्लग एंड प्ले के तौर पर डिज़ाइन किया गया है। प्लग एंड प्ले विशेषता ऑटोमेटिक रूप से विभिन्न सिस्टम को पहचानने और कॉन्फ़िगर करने की क्षमता है। यूरोपियन स्काई शील्ड इनिशिएटिव यूरोपियन स्काई शील्ड इनिशिएटिव ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड में शामिल हो गए हैं। ESSI का लक्ष्य नाटो की एकीकृत वायु और मिसाइल रक्षा
को मजबूत करने के लिए एक यूरोपीय व मिसाइल रक्षा प्रणाली स्थापित करना है। यहीं से जो है पढ़ूंगा मैं।